गाँवों में मिट्टी के कच्चे घर होते थे जिनमें खाने पीने के बर्तन, सोने के लिए चारपाई और कुछ आवश्यक कपड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था। उनके बर्तन मिट्टी के होते थे। गरीब एवं साधारण लोग मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल करते थे, जबकि अमीर और धनवान लोग तांबे या अन्य धातुओं के बर्तन प्रयोग में लाते थे। धातु के बर्तन महंगे होते थे। चावल, बाजरा और दाल साधारण जनता का प्रमुख भोजन थे। तटवर्ती क्षेत्रों में मछली प्रमुख भोजन था। गेहूं की चपाती, दाल और हरी सब्जियां उत्तर भारत का प्रमुख भोजन थी। आम आदमी दिन में कमाता था और शाम को ही मुख्यतः भोजन करता था। दिन में वह चने खाकर ही गुजारा कर लेता था। घी तेल उस समय नमक और चीनी की अपेक्षा महंगा था। लोग घी, दूध और मक्खन को अधिक महत्व देते थे। इसीलिए गाय, भैंस आदि दुधारू पशु पालते थे। लेकिन जब कभी अकाल पड़ता था, लोगों को घी, दूध मिलना असंभव हो जाता था। अकाल के दिनों में भोजन की इतनी कमी हो जाती थी कि माँ बाप अपने बच्चों तक को बेच देते थे और कभी कभी तो उनका भक्षण भी कर लेते थे। अकाल के दिनों में राज्य और अमीर वर्ग सहायता करते थे, पर यह सहायता अपर्याप्त होती थी। किसानों की आय का पता लगाना मुश्किल काम था, क्योंकि किसानों में बलूता प्रथा थी और मुद्रा का आदान प्रदान अत्यधिक कम था। किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि कुछ किसान तो अपनी भूमि पर फसल पैदा करते थे। उनकी स्थिति अपेक्षाकृत उन किसानों से अच्छी थी जो जमींदारों की भूमि पर कार्य करते थे। अकाल में पाही वे किसान जो दूसरों की भूमि पर कार्य करते थे, और ग्रामीण दस्तकारों को सर्वाधिक दुख झेलना पड़ता था, जबकि खुद काश्तों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। इनके पास अपने निजी हल और बैल होते थे। ये गरीब किसानों को किराए पर हल और बैल उपलब्ध कराते थे। किसानों को पर्याप्त ईंधन उपलब्ध था। वे जंगलों से लाकर लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और गोबर और कोयले का भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे। गांव के लोग अक्सर गांव में ही जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अकाल और बेरोजगारी के दिनों में ये रोजगार की तलाश में शहर जाते थे और वहां पर ये मेहनत मजदूरी करते थे। लोगों का रहन सहन काफ़ी कुछ हद तक स्थानीय रीति रिवाज और मौसम पर निर्भर करता था। ऐसा नहीं है कि गरीबी सिर्फ गांवों का ही लक्षण हो। शहरों में भी सबसे बड़ा वर्ग गरीबों का ही था। शहरों के गरीब वर्ग में दस्तकार, नौकर तथा गुलाम, सैनिक और छोटे दुकानदार सम्मिलित थे। शहरों में नौकर का मासिक वेतन मात्र 2 रुपये से भी कम था। सैनिकों को प्रारंभ में 3 रुपये से कम मासिक वेतन दिया जाता था। इतने कम वेतन में अच्छा जीवन स्तर बनाना असंभव सा प्रतीत होता है। इतने कम पैसे में परिवार का भरण पोषण भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि परिवार बड़े थे। मजदूर तन ढकने के लिए कपड़ों की व्यवस्था भी नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ शासक एवं अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास पक्के सुंदर घर थे, रेशमी परिधान थे, सोने चांदी के बर्तन थे, असीमित अन्न भंडार थे। अमीर वर्ग के पास सुंदर सवारियां थीं, स्त्रियां पालकियों में चलती थीं। शहरों में व्यापार की स्थिति अच्छी थी। सभी प्रकार के बाजार शहरों में ही उपलब्ध थे। यहाँ विदेशों से व्यापारी आकर व्यापार करते थे। शहरों में लगभग प्रत्येक आवश्यक वस्तु उपलब्ध थी।
विदेश व्यापार और वाणिज्य। मुगल काल में भारत में वाणिज्य और व्यापार के प्रसार के प्रमुख कारण थे। मुगल शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना होना, यातायात की सुविधा के लिए सड़कों और सरायों का निर्माण होना, करों का समान निर्धारण, शहदारी को बंद करना, शुद्ध चांदी के सिक्कों का प्रचलन, सरकारी कर्मचारियों को नकद वेतन, लगान की अदायगी नकद होना, अनाज की बड़ी बड़ी मंडियों का प्रादुर्भाव, हस्तकला का विकास, नगरों का विकास, अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आगमन आदि। इन्हीं उपयुक्त कारणों से मुगल काल में भारत का एशिया और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार विकसित हुआ। अकबर ने समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन दिया और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सभी संभव प्रयास किए। वस्त्र निर्यात की प्रमुख वस्तु थे, जिनमें सूती वस्त्र प्रमुख थे। काली मिर्च, नील, अफीम और दवाएं भी निर्यात की जाती थी। आयात की जाने वाली वस्तुएं थीं घोड़े, धातु, सिल्क, हाथी दांत, कोरल, आहंगे, पत्थर, रेशमी वस्त्र, मलमल, सुगंध इत्र, पोर्सलिन, अफ्रीकी गुलाम और यूरोपीय शराब आदि। अकबर और उसके मुस्लिम दरबारियों को चीनी पोर्सिलीन अत्यधिक पसंद थी, इसलिए इसकी मांग भी ज़्यादा थी। कांच के बर्तनों का वेनिस से आयात होता था। यद्यपि देश में सूती वस्त्र की मांग अत्यधिक थी, लेकिन देश की मांग को पूरी करने के स्थान पर इसका निर्यात अफ्रीका, अरब, मिस्र, बर्मा, मलक्का तथा दूसरे एशियाई एवं यूरोपीय देशों के लिए किया जाता था। व्यापार मुख्यतः केम्बे, सूरत, बरोच, लाहौरी, बंदर, बेसिन, चोल, देवल, गोवा, भटकल, कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम आदि बंदरगाहों से होता था। सतगांव, चिरपुर, चटगांव और सोनारगांव बंगाल के प्रमुख बंदरगाह थे। समुद्री मार्ग के अतिरिक्त सड़क मार्ग से भी व्यापार होता था। सड़क मार्ग द्वारा व्यापार अफगानिस्तान, इराक और चीन से होता था। सड़क मार्ग की अपेक्षा समुद्री मार्ग व्यापार के लिए अधिक उचित, सुरक्षित और लाभप्रद समझा जाता था। राज्य आयातित और निर्यातित सामग्री पर सीमा शुल्क लगाता था। सूरत में निर्यात की जाने वाली वस्तु पर 3.5% और आयात की जाने वाली वस्तुओं और सोने एवं चांदी पर 2% सीमा शुल्क लगाया जाता था। बहुमूल्य धातुओं का निर्यात प्रतिबंधित था, जबकि बहुमूल्य धातुओं का आयात बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष होता था, जिसके फलस्वरूप भारत संपन्न होता जा रहा था। एक तरफ तो भारतीय विदेश व्यापार फल फूल रहा था, दूसरी तरफ यूरोपीय कंपनियां व्यापारिक उद्देश्य से भारत में स्थापित हो रही थी। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, इसके बाद अंग्रेज और डच व्यापारी। पुर्तगालियों ने पहले ही भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, लेकिन उन्हें डच और अंग्रेज़ों के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा और अंग्रेज़ों ने समुद्र में स्वयं को पुर्तगालियों से अधिक ताकतवर सिद्ध कर दिया था। जब डच और अंग्रेज़ों की नौसैनिक शक्ति अधिक हो गई तो भारतीय उनसे प्रभावित हुए और भारतीयों ने उनका स्वागत किया। पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर हो जाने के कारण उनका प्रभाव कम हो गया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ और डच शक्तिशाली होते चले गए। डच व्यापारियों ने 1606 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद स्वयं को मछलीपट्टनम में स्थापित किया और इसके पश्चात धीरे धीरे उन्होंने जावा और सुमात्रा पर अपना अधिकार जमा लिया। अब वे मसालों के व्यापार पर आधिपत्य जमाने में सफल हो गए। वे यह अच्छी तरह जानते थे। बाकी अगले पाठ में